सर, सभी विद्यार्थियों का टीटीएसएफ के इस ग्रुप पर स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम प्राचीन भारत की हम शुरुआत करेंगे और प्राचीन भारत की शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। मतलब शुरू से हम समझेंगे प्राचीन भारत को और छोटी छोटी चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे प्राचीन भारत को। देखिए, प्राचीन भारत का मैंने आपको पिछली बार एक लेक्चर वाइज एक रूपरेखा बनाई थी कि हम इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, उस लेक्चर में ये पढ़ेंगे, और एक सिलेबस डिसाइड किया था कि हम क्या क्या किन किन लेक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं। अब चूंकि आज से हम मानव का विकास, एवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ेंगे, चूंकि यह जो सिलेबस तो है प्राचीन इतिहास का भी है, ज्योग्राफी का ज्यादा टच है इसमें ये सिलेबस से, परंतु समझ विकसित करने के लिए, पाषाण काल की एक समझ विकसित करने के लिए हम एवोल्यूशन ऑफ मैन को पढ़ेंगे कि मानव का विकास कैसे कैसे हो रहा है। यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आधुनिक भारत में यदि एक शख्सियत है जवाहरलाल नेहरू, अगर मैं पूछूं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है, कोई बता पाएगा? जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक भारत में हैं, उनके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? कोई भी व्यक्ति? मेरे ख्याल से सबके माइक अनम्यूट हैं, तो मैं लक्ष्मण जी से ही पूछूंगा कि लक्ष्मण जी बताएं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में आधुनिक भारत में जानकारी कहां से प्राप्त होगी? सर, प्रश्न समझ में नहीं आया सर। नहीं, मेरा ये कहना है कि हम देखिए, मेरा कहना है कि आधुनिक भारत में हमने जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी का स्रोत क्या होगा, कहां कहां इनके बारे में हम किन किन स्रोतों से जानकारी लेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो मेरा मानना है कि आप बोलोगे सर किताबों से जानकारी मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी मिलेगी। आप ऑनलाइन गूगल बाबा की भी मदद ले सकती हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी के लिए। और जो लोग इलाहाबाद के हैं वो आनंद भवन अच्छी तरह जानते होंगे, आनंद भवन उनका निवास स्थल था, तो वहां से भी जवाहरलाल नेहरू के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, अगर ये तो हुआ आधुनिक भारत, यदि अब मैं मध्यकालीन भारत पर जाऊं और मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई शाहजहां के बारे में हमें जानकारी कहां कहां से प्राप्त होगी, कि शाहजहां एक शख्सियत है, उनके बारे में जानकारी का स्रोत क्या होगा कि हमें शाहजहां के बारे में जानकारी मिलेगी, तो इसमें भी आप लोगों का यह आंसर होगा कि सर शाहजहां के बारे में जानकारी हमें, क्योंकि शाहजहां साहब ने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल जब हम देखने जाएंगे तो उनका नाम ऑलरेडी जुबान पर आएगा। शाहजहां के बारे में कई लेखकों ने कुछ किताब लिखी हैं सर, हमें उससे जानकारी मिलेगी। और आप बताएंगे कि एक पीटर मुंडी नामक व्यक्ति शाहजहां के काल में भारत आया था, और पीटर मुंडी जब आया था तो शाहजहां के काल में अकाल पड़ा था उस समय, तो उसने अकाल के बारे में जानकारी दी कि शाहजहां के काल में एक बड़ा अकाल पड़ा था। तो इस हिसाब से हमें मध्यकाल में शाहजहां के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई प्राचीन काल में अगर हमें अशोक के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है तो अशोक के बारे में जानकारी हमें कहां कहां से मिलेगी? कोई भी अगर बताना चाहे कि अशोक के बारे में जानकारी का स्रोत क्या होगा तो वो बता सकता है, चैट बॉक्स में लिख सकता है।
जब तक आप लोग बताएंगे मैं ही बता देता हूं कि अशोक के बारे में जानकारी हमें विभिन्न अभिलेखों से प्राप्त होती है। अशोक के लगभग 14 अभिलेख हमें मिले हैं, वहां से हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसका अर्थ, हाँ यास्मीन जी ने हाथ हैंड रेज किया है, वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। हाँ यास्मीन जी, आप बोलिए क्या पूछना चाहती है। कोई बात नहीं, शायद आवाज का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि हमें मानव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, जो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं आदि मानव, यानी मानव का उद्ध विकास, एवोल्यूशन ऑफ मैन कैसे कैसे हो रहा है, तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो कोई बता पाएगा कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? लक्ष्मण जी, चूंकि सभी के माइक म्यूट हैं तो आप ही बताइए कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आदि मानव के बारे में जानकारी का स्रोत क्या होगा? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है लक्ष्मण जी? हाँ सर, आ रहा है। तो बताइए। पुरातन काल में की जो कला थी, यानी कि शिल्प वगैरह, उनसे। ठीक है, आपका आंसर लगभग लगभग उस सटीक दिशा में जा रहा है। अगर अगर इसका आंसर दिया जाएगा तो यह कहा जाएगा सर आदि मानव के बारे में जानकारी हमें पाषाण उपकरणों से मिलेगी, पाषाण स्टोन एज से मिलेगी, क्योंकि पाषाण उपकरण बनाते थे और आदि मानव गुफाओं में रहते थे और गुफाओं में चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, तो जो पाषाण उपकरण हैं, गुफाएं हैं, चित्रकारी है, वहां से हमें आदि मानव की जानकारी मिल जाएगी। परंतु इनके बारे में आदि मानव, चूंकि लिखना पढ़ना उस समय विकास नहीं हुआ था, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः हमें इन पर जो जानकारी सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलेगी, हमें साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय इसका विकास नहीं हुआ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे कहूं कि भाई आप एक चित्र बनाइए। अब मैं आपसे कहूं चित्र बनाइए, हूँ लीले लीला का चित्र बनाइए, तो आप कहेंगे यार साहब क्या बोल रहे हैं, हूँ लीले लीला का चित्र कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। हम चित्र उस चीज का बना पाएंगे जिसको हम इमेजिन कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि दूध की नदियां बह रही हैं, आप उसका चित्र बनाइए, तो आप उस चीज को इमेजिन कर पाएंगे और इमेजिन करने के बाद आप उसका चित्र बना पाएंगे। इमेजिन आप तब कर पा रहे हैं जब आपने उसके बारे में साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा होगा, इस कारण आप इमेजिन कर पा रहे हैं। अभी तक मेरे जो चीजों का डिस्कशन करने का सिर्फ उद्देश्य इतना था कि आधुनिक भारत में यदि हमें किसी शख्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे पास किताबें मौजूद हैं, अर्थात साहित्यिक स्रोत मौजूद हैं और पुरातात्विक स्रोत भी मौजूद हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी के लिए किताबें हैं जवाहरलाल नेहरू की, और आनंद भवन जो इलाहाबाद में है वो पुरातात्विक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत मैच होते हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में शाहजहां के बारे में जानकारी, ताजमहल पुरातात्विक स्रोत है, और उनके काल में एक पीटर मुंडी नामक यात्री आया और उन्होंने बताया कि शाहजहां के काल में अकाल पड़ा था, तो यह एक साहित्यिक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे को मैच होता है। प्राचीन भारत में भी अशोक के बारे में जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है और कई बुक्स लिखी गई हैं, उन आधारों पर भी हमें प्राप्त होती है। परंतु मैं आदि मानव के बारे में जानकारी की कहूं तो आदि मानव के बारे में जानकारी सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से मिल सकती है, साहित्यिक स्रोत से नहीं मिल सकती। उसका एक रीजन भी है
क्योंकि उस समय साहित्य लिखा ही नहीं गया था। चलिए अब लक्ष्मण जी पीपीटी शेयर कीजिए। देखिए जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी शेयर हो गई है, अपनी फर्स्ट पीपीटी, सबसे पहले मानव का उद्विकास लेंगे। अगर आप आज मानव का उद्विकास समझ गए तो आपको प्राचीन भारत शुरू करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आपको मजा ही आएगा प्राचीन भारत में। और यह मैं मान के चलता हूं कि प्राचीन भारत को जितने भी बच्चे हैं सब लोग सोचते हैं कि यार क्या मुसीबत है, इसको कैसे पढ़ें। आज हम इसको बहुत सरल रूप में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है स्रोतों के आधार पर इतिहास 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 कौन कौन से प्रकार हैं वो नीचे दिया गया है। सबसे पहला, इसको भी देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, वो 3 प्रकार के हैं। एक तो है प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरी, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरी और तीसरा है हिस्ट्री, इतिहास। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है आप इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए रिलेशन क्या है। सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री का अर्थ होता है कि सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले, अर्थात साहित्यिक स्रोत नहीं मिले। प्री हिस्ट्री पे आइए लक्ष्मण जी। मैंने लिखा है स्रोतों के आधार पर इतिहास 3 प्रकार का होता है। पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले, अर्थात इसका एग्जाम्पल है पाषाण युग, अर्थात ऐसे स्रोत जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जो पाषाण उपकरणों से प्राप्त हुए हैं और मात्र पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उस इतिहास को कहा जाता है प्री हिस्ट्री। हिंदी में प्रागैतिहासिक कहा जाता है। दूसरा हम जब काल देखते हैं इसको स्रोतों के आधार पर विभाजन का, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, परंतु साहित्यिक स्रोत ऐसे लिखे गए हैं कि जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज तक यह स्रोत नहीं पढ़े। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या हो रहा है कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों मिल रहे हैं, परंतु जो साहित्यिक स्रोत मिल रहे हैं वो हम पढ़ नहीं पा रहे, उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब हम आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में क्या हो रहा है कि पुरातात्विक स्रोत भी मिल रहे हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिल रहे हैं और दोनों एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हिस्ट्री में क्या होता है कि पुरातात्विक स्रोत भी मिल रहे हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिल रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। अर्थात जो साहित्य में जो बातें लिखी गई हैं वही जब खुदाई हुई तो वही की वही बात निष्कर्ष सामने आया, यानी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में कही गई बातें समान हैं। जैसे हिस्ट्री की सही शुरुआत कहाँ से होती है, तो यह होती है मौर्य वंश से, मौर्य काल से अर्थात आपका जो पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे से मैच कर रहा है। अब देखिए, अब आपको इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए हिस्ट्री वह काल है जहां पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत मैच हो रहे हैं। अगर मैं जस्ट कह दूं प्रोटो हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री होता है इतिहास के पहले का समय।
जस्ट पहले का समय। तो इतिहास के पहले का समय हो गया प्रोटो हिस्ट्री, अर्थात पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत तो मिल रहे हैं पर पढ़े नहीं जा सकते। कौन से स्रोत? साहित्यिक स्रोत, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और प्रोटो हिस्ट्री के जस्ट पहले का काल होता है प्री हिस्ट्री, यानी प्रागैतिहासिक, अर्थात यह वह काल है जहां पर सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, उनके बारे में साहित्यिक स्रोतों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है पाषाण युग। अब मैं फिर से एक बात समराइज करूं, मानव का उद्विकास पढ़ने के पहले मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर आप सही इतिहास की शुरुआत, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि असली सही इतिहास की शुरुआत होती है, ऑप्शन दिया रहेंगे जहां पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, ऑप्शन बी दिया रहेगा जहां साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, ऑप्शन सी दिया रहेगा जहां पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों मिलते हैं, और ऑप्शन डी दिया रहेगा जहां पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। यहां से वास्तविक इतिहास की शुरुआत होती है और वास्तविक इतिहास की शुरुआत मौर्य वंश से होती है। यदि आपसे क्वेश्चन यूं आ जाए कि भाई जो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों मिल रहे हैं, परंतु साहित्यिक स्रोत ऐसे हैं जिनको पढ़ा नहीं जा पा रहा, तो उस काल को क्या कहेंगे? तो आप बताओगे इतिहास के जस्ट पहले का काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जहां सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत नहीं मिल रहे हैं, उस इतिहास के स्रोत को क्या कहा जाएगा? तो आप बताओगे प्री हिस्ट्री कहा जाएगा। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? पाषाण युग, स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल क्या होगा? IVC अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और असली सही इतिहास क्या होगा? का एग्जाम्पल मौर्य वंश से होगा। चलिए अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने रामायण और महाभारत के बारे में खूब सुन रखा होगा। आपने सुन रखा होगा महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली और वह 18 पर्व के नाम से जानी जाती है। आपने भीष्म के नाम सुना होगा, आपने 5 पांडव के नाम सुना होंगे और आपने दुर्योधन सबके नाम सुने होंगे। परंतु मैं आपको बताऊं, आपको यह सब जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। यहाँ साहित्यिक स्रोतों में तो इसका उल्लेख है, परंतु महाभारत हुआ कि नहीं हुआ इसका पुरातात्विक स्रोत में कहीं कोई उल्लेख नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिल रही होगी, परंतु ये दोनों एक दूसरे को वेरीफाई नहीं करते हैं। मान लीजिए रामायण काल में आप देखेंगे श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच एडम्स का पुल है। अभी कुछ समय पहले नासा के वैज्ञानिकों ने एक जानकारी दी कि भाई जो एडम्स का पुल है, ऐसा लग रहा है कि यह प्राकृतिक ना होकर मानव निर्मित है। जैसे यह जानकारी आई तो आप कहने लगेंगे, मतलब जय श्री राम के नारे लगने लगेंगे और इससे यह प्रमाणित होगा कि भाई भगवान राम ने इसको बनाया। तभी कुछ दिनों बाद यह एक और जानकारी आई कि भाई यह तो प्राकृतिक देन है, प्रकृति द्वारा निर्मित देन है यह पुल। तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि साहित्य में उल्लेख है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य से इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसी तरह महाभारत काल की जो भी लड़ाई है कुरुक्षेत्र में लड़ी गई, यह हमें पता चलता है साहित्यिक स्रोतों से। परंतु कुरुक्षेत्र में जब इस लड़ाई के कोई
साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य हमें बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं, अर्थात ये एक दूसरे को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से इसे असली इतिहास नहीं कहा जाएगा। देखिए, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही मैं यह कह रहा हूं कि रामायण और महाभारत सही है कि गलत है। मेरा कहीं उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैं इतिहास की शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास वही होता है जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। आपने देखा होगा कि रामायण और महाभारत से साहित्यिक बातें तो पूछी जा सकती हैं। यह पूछा जा सकता है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली, यह पूछा जा सकता है महाभारत में कितने पर्व हैं। कभी यह नहीं पूछा गया होगा कि कुरुक्षेत्र की खुदाई हुई है और उस खुदाई में क्या मिला। यह नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ यह एक विवादित चैप्टर है रामायण और महाभारत। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जब हम हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के जस्ट पहले का काल प्रोटो हिस्ट्री होता है और प्रोटो हिस्ट्री के जस्ट पहले का काल प्री हिस्ट्री होता है। प्री हिस्ट्री में पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, साहित्य स्रोत नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल पाषाण युग। प्रोटो हिस्ट्री में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक साहित्य ऐसा लिखा गया है जिसे पढ़ा नहीं जा सका। और हिस्ट्री में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों हैं और दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। अर्थात पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत की बात को और साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत की बात को, यहीं से इतिहास की शुरुआत होती है। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में मदद मिली होगी कि इतिहास को हम कैसे हमें करना है और कैसे वेरीफाई होना है इतिहास को। आवाज आप लोगों को मेरी आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही सर, बीच में थोड़ी सी अटक रही थी। अच्छा। चलिए, एक तो क्या है, वो मेरा जो चार्ज नहीं हुआ है ये ब्लूटूथ, थोड़ी देर से चार्ज हो जाएगा, हम उसको फिर लगाते हैं। चलिए, अब इतिहास में एक नाउ क्लियर, इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझिए कि मानव के उद्विकास के पहले अब हम समझें बीसी एवं एडी में क्या अंतर है। आपने इतिहास में सुन रखा होगा बीसी और एडी। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि भाई कि सिकंदर का आक्रमण तो आप बताओगे साहब बीसी में हुआ था, और मैं पूछूं आपसे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण तो आप कहोगे एडी में हुआ था। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि बीसी का फुल फॉर्म क्या है और एडी का फुल फॉर्म क्या है, तो शायद बहुत से लोग बता देंगे, और मैं विश्वास कीजिए कि बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। इतिहास को जानने के पहले हमें बीसी और एडी को अच्छी तरह समझना होगा। देखिए, मैंने एक स्केल लिया है। स्केल में कुछ माइनस में पॉइंट दर्शाए गए हैं, जैसे कि, और कुछ पॉइंट प्लस में दर्शाए गए हैं। ये मेरे, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड प्लस में है +1 +2 +3 +4 +5, और लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है -1 -2 -3 -4 -5। बीच में मैंने एक निशान बनाया है। अगर किसी के धर्म की बातों को आहत ना करते हुए यदि मैं कहूं कि ईसा मसीह को यहां सूली पर लटकाया गया, तो वह हो जाएगा 0, ना तो प्लस ना माइनस, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 बना दीजिए। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, वह काल इतिहास में 0 हो गया। अब ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के जस्ट बाद का काल प्लस में आएगा, +1 +2 +3, और ईसा मसीह के
पहले का काल माइनस में जाएगा, -1, -2, -3। एक सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, जो ईसा मसीह के जस्ट पहले के काल को हम बीसी बोलते हैं, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के बाद के काल को हम एडी बोलते हैं। कुछ लोग एडी का अर्थ निकालते हैं आफ्टर डेथ। किसकी डेथ? ईसा मसीह की डेथ, आफ्टर डेथ, जो कि गलत है। ऐसा कहना गलत है। मैंने क्रॉस बनाया है, आफ्टर डेथ नहीं कहेंगे आप लोग। अर्थात एडी को यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो आफ्टर डेथ नहीं होगा। यह एक गलत धारणा है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं। इसको इतिहास में सही रूप से कहा जाएगा, एडी का फुल फॉर्म होगा एनो डोमिनी, ANNO DOMINI, डोमिनी, अर्थात एडी। अगर आपसे पूछा जाए कि एडी का क्या अर्थ है, क्या उसका फुल फॉर्म है, तो एनो डोमिनी कहेंगे, आफ्टर डेथ नहीं कहेंगे। उसमें एक ऑप्शन आफ्टर डेथ भी होगा, ध्यान रखिएगा। क्या कहना है? एनो डोमिनी कहना है, और शॉर्ट फॉर्म में हम एडी कहेंगे। और बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, जो माइनस में समय चलेगा उसको बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, और शॉर्टकट में उसे बीसी बोलेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि, मान लीजिए मैं पूछूं कि भाई महावीर स्वामी का जन्म जो था बीसी में हुआ था, तो इसका अर्थ क्या है कि माइनस में समय चलेगा कि प्लस में समय चलेगा? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। मैंने कहा महावीर स्वामी का जन्म बीसी में हुआ था, तो मैं माइनस के समय की बात कर रहा हूं कि प्लस के समय की बात कर रहा हूं? चलिए, माइनस के समय की, नेगेटिव, बहुत बढ़िया। अब देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि भाई यह तो ईसा मसीह के जन्म से आपने इसको लगा दिया है कि भाई बिफोर क्राइस्ट हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बिफोर कॉमन एरा, यानी BCE कहेंगे इसको। किन्हीं किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा BCE, किन्हीं किताबों में मिलेगा BCE, बिफोर कॉमन एरा, अर्थात यह भी माइनस में चलेगा। और कॉमन एरा का मतलब हो गया प्लस में चलने वाला सन। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि कई भारतीय इतिहासकारों को ईसाईयत पसंद नहीं थी, तो भारतीय इतिहास की कई किताबों में BCE मिलेगा, अर्थात बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। परंतु आपको बता दूं, अधिकांश किताबों में BC और AD ही मिलेगा। चलिए, अब BC और AD में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको समझने के लिए एक सवाल आपको देता हूं, तो आप और क्लियर कर पाएंगे। इसमें एक चीज और देखिए, मैं आपको बताना भूल गया, वैल्यू जो है, जो स्केल है, स्केल में वैल्यू बढ़ रही है, अर्थात बढ़ रही है मतलब -5 से जब हम -4 पर जाते हैं या -3 पर जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि -3 बड़ा है -4 से, -3 -4 से बड़ा है, और टाइम भी बढ़ रहा है। देखिए, मैंने जो एरो से बताया है, वैल्यू भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए, किसी व्यक्ति का जन्म 5 BC में हुआ और किसी व्यक्ति का जन्म 1 BC में हुआ, तो किसका जन्म बाद में हुआ, 5 BC का कि 1 BC का? बहुत बढ़िया। देखिए, किसका जन्म बाद में हुआ, मैंने ये पूछा था, तो बाद में तो -1 BC का जन्म हो रहा है, 5 BC उससे पुराना है। चलिए,
मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर मैं आपसे कहूं, सुन लीजिए, मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति राम का जन्म 25 बीसी में हुआ और मोहन का जन्म 25 एडी में हुआ, दोनों में कितने समय का अंतर है? तो आप लोग बता पाएंगे कितने समय का अंतर है? सवाल है कि राम का जन्म 25 बीसी में हुआ, एडी में हुआ, दोनों में कितने समय का अंतर है? हाँ, 50 वर्ष का अंतर है, दोनों में 50 वर्षों का अंतर है। इसका अर्थ है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो। चलिए अब इसके लिए क्वेश्चन हल करते हैं। ऊपर कीजिए, क्वेश्चन है विक्रम संवत में 57 बीसी एवं शक संवत में 78 एडी का समय है, दोनों समय का अंतर होगा। ऑप्शन है आपके पास, ए 21 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 23 वर्ष, डी NOT मतलब होता है नॉन ऑफ, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द ईच। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? कोई और बताना चाहेगा? ट्राइबल टैलेंट सर्च फाउंडेशन ने भी कहा है, और बताइए। शारदा सुमन ने तो आंसर ही दे दिया, बहुत बढ़िया। नीलेश ने बताया 21। चलो, मेरा उद्देश्य जो समझाने का था बीसी और एडी में, आप लोग समझ गए हो, यह एक बहुत अच्छी बात है। देखिए विक्रम संवत, क्वेश्चन फिर से सुनिए, विक्रम संवत में 57 बीसी एवं शक संवत में 78 एडी पूछा जा रहा है, दोनों का समय में क्या अंतर है? मैडम नहीं है, मैडम कर देंगे, मैडम अभी है नहीं, मैडम कर देंगी। हाँ, मैडम आएंगे वो कर देंगे। जाओ बाद में ले जाना दफ्तर। तो यहाँ पे 21 ईयर, इनमें 4 ऑप्शन हैं। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा दोनों का? आप लोगों ने बताया नन ऑफ द ईच, नन, इनमें से कोई नहीं। सही बात है कि जो बीसी है वो माइनस में टाइम चलेगा, यानी 57 बीसी अर्थात माइनस में, और शक संवत 78 एडी वो प्लस में चलेगा, अर्थात माइनस से प्लस में हम जोड़ेंगे तो दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, और दोनों का समय होगा 57 प्लस 78 बराबर 135 ईयर, अर्थात दोनों में 135 वर्ष का अंतर है। इसको स्केल पर समझिए, स्केल लाइए, बीसी और एडी वाला स्केल। देखिए स्केल में जब हम जाएंगे तो -57 तक जाएंगे और प्लस में 78 तक जाएंगे, और दोनों के बीच के समय को हम अंतर को समझेंगे तो जो दोनों के समय के बीच के जो अंतर होगा वो होगा 135 वर्ष। ठीक है, तो मेरा जो समझाने का अर्थ था कि बीसी और एडी में क्या अंतर है, वह चीज। अब चूंकि हम बार बार इसका प्रयोग करेंगे और बोलेंगे 75 बीसी, हम कभी बोलेंगे 78 एडी, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। दो चीजों को अभी मैंने आपको समझाया। पहले तो समझाया कि भाई
स्रोतों के आधार पर जो इतिहास है वो 3 प्रकार का है: हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। और मैंने आपको बताया कि जो बीसी और एडी में क्या अंतर है इसको समझाया। आप लोग समझ पाए कि नहीं, यह आप लोग स्वयं बताएंगे चैट बॉक्स में, अन्यथा हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं मानव का उद विकास पर। मानव का उद विकास जो अपना चैप्टर है, हम उसको शुरू करते हैं। मानव के उद विकास में कुछ इस तरह से आपको नीचे लिखा है: प्री पैलियोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक, फिर नियोजोइक। घबराइए मत, यह ज्योग्राफी के काल से वर्गीकरण किया गया है। चूंकि मानव के उद विकास का संबंध ज्योग्राफी से भी है और हिस्ट्री से भी है और क्या कहते हैं मानव विज्ञान से भी है। अभी थोड़ी देर बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी आग का गोला थी। मैंने लिखा है कि उत्पत्ति के समय पृथ्वी आग का गोला थी। 460 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। और मैंने जो लाल रंग से इरेज निकाली हैं, वो जो निकली हैं, वो ये मान के चलिए ये लाल रंग है, एक तरह से लावा को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात आग निकलती हुई दिख रही है, अर्थात यह आग का गोला थी पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष पूर्व। अगर पृथ्वी आग का गोला रही होगी 460 करोड़ वर्ष पूर्व, तो क्या पृथ्वी पर जीवन रहा होगा? ऑब्वियसली बात है कि जीवन नहीं रहा होगा पृथ्वी पर। लगभग 100 करोड़ वर्ष बाद, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, अगर आपको किसी किताब में मिल जाए कि 80 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी हरी भरी हो गई, तो मतलब ऐसा नहीं कह रहिएगा कि सर ने तो 100 बताया, यहाँ 80 लिखा है। लगभग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी जो आग का गोला थी वह ठंडी हुई। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी हरी भरी पृथ्वी में तब्दील हो गई। कब? लगभग 360 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी हरी भरी पृथ्वी के रूप में तब्दील हुई। और जब पृथ्वी हरी भरी तब्दील हुई तो सबसे पहले पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो एक कोष की जीव की उत्पत्ति हुई। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई। हिस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि समझाने की प्रक्रिया में मैं आपको बता रहा हूं कि जब 100 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी ठंडी हुई तो वह हरी भरी हो गई, और हरी भरी हुई तो सबसे पहले एक कोष की जीव की उत्पत्ति होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र में पूछूं आपसे, तो वो बताएगा सर मेरी उम्र, कोई व्यक्ति बताएगा मेरी उम्र 10 वर्ष है। अब मैं उससे पूछूं कि भाई बताओ तुम्हारी उम्र 10 वर्ष है, महीनों में कितनी उम्र हुई, तो कहेगा सीधी सी बात है 10 का गुणा 12 से करूंगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 120 महीने हो गए। अगर मैं उसी व्यक्ति से फिर से पूछूं कि सप्ताह में आप अपनी उम्र बताओ कितने सप्ताह के हो गए, तो बताएगा सर 10 वर्ष गुणा 12 महीने, फिर सप्ताह 4 दिन का होता है, 4 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो ऐसा कर लेंगे तो सप्ताह में आ जाएगी। इसी प्रकार जियोलॉजिस्ट जब बहुत पुराने समय का जो उम्र का पता लगाते हैं तो करोड़ों में लगाते हैं।
तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी शुरू में, तो पृथ्वी आग का गोला थी और लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व की बात थी। और पृथ्वी पर जब आग रही होगी, आग का गोला रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता। लगभग 100 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी ठंडी हुई, और जब पृथ्वी ठंडी हुई, हरी भरी हुई, तो वहां पर जो जीवन पैदा हुआ, तो सबसे पहला जीव जो पैदा हुआ वो एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। अब चलिए, ये तो आपने मोटा मोटा दिमाग में पहचान बनाई कि हुआ क्या था। अब देखिए, अब हम इसको समझते हैं कि जो ऊपर मैंने लिखा था प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोनिक का क्या अर्थ है। देखिए, यह एक एरा है। ज्योग्राफी की भाषा में इसको एरा बांट दिया गया इपोक में, और इपोक बांट दिए गए पीरियड में। एरा विभाजित हुए इपोक में, और इपोक विभाजित हो रहे हैं पीरियड में। एक बार ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन किसी स्टेट में पूछा ये गया था कि निम्नलिखित का सही क्रम है एरा, इपोक, पीरियड, पीरियड, इपोक, एरा और इपोक, पीरियड, एरा, कौन सा सही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एरा का बंटवारा हुआ इपोक में, इपोक से पीरियड आए। देखिए, अब एरा कौन कौन से हैं ज्योग्राफी में। एरा कौन कौन से हैं? प्री पैलियोजोइक एरा, दूसरा पैलियोजोइक एरा, तीसरा मीसोजोइक एरा। इसकी अगली पीपीटी में लगाइए तो सीनोजोइक एरा, अगली पीपीटी सीनोजोइक एरा और नियोजोइक एरा। सोच रहे होंगे आप, जाने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जो हिस्ट्री के लिए उपयोगी है वहां मैं बताऊंगा कि कहां आपको ध्यान देना है। क्योंकि मैं अगर एकदम से सीनोजोइक एरा पे आता तो आपको कंफ्यूजन पैदा होता, इसलिए प्री पैलियोजोइक एरा को युग में नहीं बांटा गया है, एपोक में नहीं, पीरियड में बांटा गया है, जैसे आर्कियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। महत्वपूर्ण क्या विशेषता थी यहां पर? जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी, एक तो जीवन की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, और दूसरी स्थलाकृतियों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। मैं आपको बता दूं कि स्थलाकृतियों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, यह ज्योग्राफी का पीरियड है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हो रही है, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमें तो मानव का विकास कैसे हो रहा है, हमें वहां से शुरू करना है। परंतु एक समझाने के लिए मैंने लिखा है। सबसे पहले जो देखिए, इसकी हिंदी थोड़ा टफ होता है, महाकल्प, युग, कल्प, शक आदि। आप देखिए, इसको इंग्लिश में ही पढ़िए, एरा, इपोक और पीरियड। कौन कौन से एरा हैं? प्री पैलियोजोइक एरा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको लिख दिया है। और आप भी यह मत करिए कि मां कसम खाके मैं इसको पूरा रट डालूंगा, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ सुन लीजिए। दूसरा पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा में जो इपोक है प्राइमरी, और प्राइमरी को कई पीरियड में विभाजित किया गया है, जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। जैसे सिलूरियन में एज ऑफ वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति शुरू हुई। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले एक कोशिकीय प्राणी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद कौन से जीव अस्तित्व में आए जिनकी वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी थी, वह आए, रीढ़ थी,
उसके बाद जो विकास हुआ डेवोरियन में एज ऑफ फिश का विकास हुआ, यानी मछली का उत्पत्ति हुई, और फिर कार्बोनिफेरस युग में एज ऑफ एम्फीबियंस आए, उभयचर की उत्पत्ति हुई। इसी तरह मीसोजोइक जो एरा है उसमें एज ऑफ रेप्टाइल, रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हो रही है। यहां तक ज्योग्राफी का सेक्शन है। मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि अगर ज्योग्राफी कोई क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई, तो आप बताइए एक कोष की जीव, उसके बाद वर्टिब्रेट्स की, उसके बाद फिश की, फिर उसके बाद एम्फीबियन की, फिर उसके बाद हुई रेप्टाइल की उत्पत्ति। देखिए यहां से जीवों का क्रमिक विकास हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो अपना चैप्टर है मानव का विकास, अगली पीपीटी में देखिए। सीनोजोइक युग में, सीनोजोइक एरा में इपोक है टेरिटरी, और उसमें किस किस की उत्पत्ति हो रही है? पेलियोसेनिक पीरियड में मैमल्स, स्तनधारी की उत्पत्ति हो रही है, स्तनधारी समूह की उत्पत्ति हो रही है। यहां से हमें पढ़ना है स्तनधारी मतलब जिनके स्तन थे उनकी उत्पत्ति हो रही है, और वहीं यूसेनियोजोइक में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। आपसे पूछा जा सकता है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किस एरा में हुई, तो इसका आंसर होगा सीनोजेनिक एरा। किस एपोक में? टेरिटरी एपोक में, और पीरियड कौन सा है? यूसेनोजिक। ट्रांस हिमालय। ओलियोसेनोजियंस में ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हो रही है, महान हिमालय, और मियोसेनोजिक में मिडिल हिमालय की उत्पत्ति हो रही है, और पेलियोसिनोजिक में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हो रही है, और यहीं से उत्पत्ति होती है रामापिथिकस की। रामापिथिकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव विकास क्रम में कि रामापिथिकस कौन था, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। नियोजोइक एरा में क्वार्टरली एपोक है इसका, क्वार्टरली, उसमें प्लेइस्टोसेन और हेलोसेन में एक आइस एज हिमयुग था और एक आइस एज हिमयुग खत्म हो गया। आपको इस सारणी में ध्यान क्या रखना है? आपको सारणी में ध्यान रखना है कि मैमल्स की उत्पत्ति, स्तनधारी समूह की उत्पत्ति कहां से हो रही है? आपको याद रखना है सीनोजोइक युग है, टेरिटरी इपोक है, और पेलियोसेनिक पीरियड है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, ये कहां ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। आपको एक और सीनोजोइक युग में टेरिटरी में पीरियड है प्लियोसेन, यहाँ पर शिवालिक हिमालय, और साथ में एक मानव आ रहा है रामापिथिकस। इसको ध्यान रखना है। पूरी सारणी में आपको दो चीजें ध्यान रखना है, सीनोजोइक में मैमल्स, और इसी सीनोजोइक में लास्ट में रामापिथिकस। चलिए, आप लोगों को समझ में तो आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे या नो करके बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मानव का उद्विकास कैसे कैसे हो रहा है। तो उसमें एक एरा है सीनोजोइक एरा, उसमें मैमल्स की उत्पत्ति हो रही है, अर्थात जिनके स्तनधारी समूह, और एक रामापिथिकस मानव की उत्पत्ति हो रही है। हम पढ़ेंगे रामापिथिकस F1, तो उसकी उत्पत्ति हो रही है। अगर आपसे इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाए कि मैमल्स की उत्पत्ति किस एरा में हो रही है, तो आंसर होगा सेनोजोइक एरा। रामापिथिकस की उत्पत्ति किस एरा में हो रही है, तो सेनोजोइक एरा। अब चलिए हम अपना टॉपिक मैमल्स को पढ़ते हैं, स्तनधारी को पढ़ते हैं। देखिए मैंने एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये पूरा मैमल्स का समूह है, पूरा बड़ा। इसमें कुछ सब ग्रुप हैं।
जैसे 3 सब ग्रुप मैंने अलग अलग दे दिए। तो मैमल्स में सबसे पहले आया प्राइमेट्स। प्राइमेट्स आया और प्राइमेट के बाद आगे जाके कौन बन रहा है? सबसे पहले मैमल्स, जितने भी स्तनधारी समूह हैं, स्तनधारी समूह से उत्पत्ति हो रही है प्राइमेट्स की। और प्राइमेट्स के बाद जो अस्तित्व में आ रहा है वो आ रहा है होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स जो था एप था, ना कि बंदर। देखिए, मैमल्स के बाद प्राइमेट्स बने, प्राइमेट के बाद होमोनोइड्स बने, और होमोनोइड्स एप था, ना कि बंदर। यदि मानव पूछा जाए, मानव का पूर्वज कौन है, अधिकांश लोग बंदर को लगा देते हैं, पर मानव का पूर्वज एप है, कपी है, बंदर नहीं है। और होमोनोइड से उत्पत्ति हो रही है होमोनिड की। फिर से आप समझिए, मैमल्स स्तनधारी समूह आए, स्तनधारी समूह में से प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई, प्राइमेट्स में से होमोनिड की उत्पत्ति हुई, और होमोनिड यहाँ पर एप है। होमोनिड मंकी भी है, पर होमोनिड एप की बात कर रहा हूं, और होमोनिड से होमोनिड बने। अब दोनों में क्या अंतर है? होमोनिड्स एप में और होमोनिड में क्या अंतर है, हम इसको समझते हैं। होमोनिड्स जो होते हैं, जो एप होते हैं, वो 4 पैरों वाला होता है। अर्थात जिनके 4 पैर थे होमोनिड्स एप के, उनकी बात कर रहा हूं मैं, 4 पैर। धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो होमिनोइड से होमोनिड में परिवर्तित हुआ, और होमोनिड में जब परिवर्तित हुआ तो वह 2 पैरों वालों बन गया, अर्थात अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया। जो होमिनोइड्स था उसमें ब्रेन जो था, मस्तिष्क था, वो छोटा था, मस्तिष्क का साइज छोटा था। और होमोनिड जो 2 पैरों वाला हुआ, वहां पर जो मस्तिष्क का साइज था वो बड़ा हो गया। फिर से समझिए, मानव का विकास कैसे कैसे हो रहा है। सीनोजोइक एरा में मैमल्स की उत्पत्ति हुई और एक रामापिथिकस की उत्पत्ति हुई, हम इसको पढ़ेंगे। मैमल्स के बाद प्राइमेट्स का विकास हुआ, प्राइमेट्स आए, प्राइमेट के बाद होमोनोइड्स आए, और होमोनोइड्स एप थे जो 4 पैरों वाले थे, और यह पेड़ों पर रहने के लिए काफी, पेड़ों पर रहने, इनका शरीर इस तरह का था कि ये पेड़ों पर रह सके। और होमिनोइड से डेवलपमेंट होते होते होमोनिड बने, और जो कि 2 पैरों पर खड़े हो गए, अर्थात 2 पैरों पर खड़े हुए। अगली पीपीटी लगाइए। देखिए, हाँ, चलिए देखिए, इसका हम अब कॉन्क्लूजन करें। कॉन्क्लूजन ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पूर्व हो रही है। जीवन की उत्पत्ति उसके 100 करोड़ वर्ष बाद 360 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, जीवन की उत्पत्ति। और कौन सा जीव अस्तित्व में आया? एक कोश की जीव। और लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व एप की उत्पत्ति हुई। कौन से एप? होमिनोइड्स एप की उत्पत्ति हुई। और लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व 2 एप, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस अस्तित्व में आए। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, ये दोनों ही एप जो थे, ये वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूल थे। परंतु इनके पीछे भी एक कहानी है कि रामापिथिकस की किस्मत इतनी अच्छी थी कि रामापिथिकस के वंशज आगे जाकर होमोसेपियंस बन गए। पर ड्रायोपिथिकस की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि रामापिथिकस ने अपने आप को इस रूप में ढाल लिया
कि आगे जाके हम मानव बन पाए, पर ड्रायोपिथिकस ऐसा नहीं कर पाए। क्वेश्चन आ सकता है कि लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व 2 ऐप अस्तित्व में थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। हम किसके संतान हैं? तो आंसर होगा रामापिथिकस की, क्योंकि ड्रायोपिथिकस अपने आप को उस अनुकूलन में नहीं ढाल पाए। उसकी कहानी ज्योग्राफी में सुनाई जाती है, इंटरेस्टिंग है, बता सकता हूं, परंतु समय का मिसयूज हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं रामापिथिकस के अस्तित्व में आने की कहानी। देखिए, रामापिथिकस जो ऐप था लगभग 150 लाख वर्ष पूर्व था, अर्थात 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व था। और यह सबसे पहले कहां पाया गया? पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट वैली में पाया गया। और जो पूर्वी अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, तंजानिया और इथोपिया में पाया गया। इसके साक्ष्य मिले हैं। और भारत में जो इसके साक्ष्य मिले हैं, शिवालिक पहाड़ी पर साक्ष्य मिले हैं। और शिवालिक पहाड़ी पर जब खुदाई हुई थी, रिचर्ड वैली साहब के नेतृत्व में खुदाई हुई थी 1930 में। 1930 के पहले लगभग, मतलब आज से लगभग 90 साल पहले हम यह मानते थे कि रामापिथिकस भारत में नहीं मिले, परंतु जब 1930 में खुदाई हुई तो इसके साक्ष्य शिवालिक पहाड़ी पर मिले रामापिथिकस के। ठीक है, समझ रहे हैं ना हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। रामापिथिकस के बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस का समय होता है 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व। 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस आते हैं और इसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। अब मैंने लिखा है क्यों कहा जाता है मानव का आदि पूर्वज। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मानव का आदि पूर्वज है, ऑप्शन दिए रहेंगे रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। परंतु क्यों है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इस बात को आपको रटना नहीं है, समझना है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस इसलिए मानव का आदि पूर्वज है क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद जो भी मानव का डेवलपमेंट है कंटिन्यूअस में है। कंटिन्यूअस का अर्थ है कि इसके जो लक्षण हर आगे की मानवों में मिलते हैं, चाहे वो होमो हैबिलिस हो या होमो हाइडेलबर्गेनिस हो या होमो इरेक्टस हो, अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथिकस के लक्षण फिर कंटिन्यू चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि रामापिथिकस को मानव का आदि पूर्वज क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि रामापिथिकस का एक प्रतिद्वंदी था। प्रतिद्वंदी कौन था? ड्रायोपिथिकस था, क्योंकि वह भी मानव का आदि पूर्वज बन सकता था। और इन दोनों में आपस में संघर्ष की कहानी है, परंतु ऑस्ट्रेलोपिथिकस से मानव के लक्षण कंटिन्यू हुए, इसलिए मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद जो मानव अस्तित्व में आया उसको कहते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो मानव है वो 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व की बात है। आज से जो 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस मानव अस्तित्व में थे और इन मानव को द टूल मेकर कहा जाता था। द टूल मेकर अर्थात औजार निर्माता कहा जाता था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के उत विकास के क्रम में द टूल मेकर कौन सा मानव है, तो आप इसका आंसर देंगे होमो हैबिलिस मानव आदि मानव का, मानव का द टूल मेकर है, औजार निर्माता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो आप बता दोगे। होमो हैबिलिस के क्रम में होमो हाइडेलबर्गेंसिस आते हैं, जो 18 लाख वर्ष पूर्व की अस्तित्व में आए और ये
हाइडेलबर्ग जर्मनी में इनके साक्ष्य मिले हैं। जर्मनी में एक जगह है हाइडेलबर्ग, उन्हीं के नाम पर इसको होमो हाइडेलबर्गेंसिस कहा गया। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हाइडेलबर्ग जर्मनी से मिलते हैं। इसके पश्चात होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस का समय लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व है। इरेक्टस में इरेक्ट का अर्थ है सीधा खड़ा हो सकने वाला। पहले मानव 4 पैरों पर चलता था, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, सीधा खड़ा हो पाया। अगर आपसे पूछा जाए होमो इरेक्टस क्या कैरेक्टरिस्ट क्या है, तो आप बताएंगे इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा हो सकने वाला, अर्थात मानव अब सीधा खड़ा होने लगा। दूसरी जो होमो इरेक्टस की विशेषता है कि पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस मानव था यहाँ पर होमो इरेक्टस के काल में। इसे क्या कहा गया? जावा मैन कहा गया, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जावा से हुई। जावा मैन क्यों कहा गया? क्योंकि यह मानव जावा में मिला। और जावा मैन ने किस चीज का आविष्कार किया? तो इसने अग्नि का आविष्कार किया। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नि का आविष्कार किसने किया, अगर ऑप्शन में पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस नहीं है तो आप लगाओगे होमो इरेक्टस। यदि ऑप्शन में पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस है और होमो इरेक्टस है तो आप लगाओगे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस। अग्नि का आविष्कार किया, अर्थात यहाँ आकर आग का आविष्कार मानव कर चुका था। आग का जैसे ही आविष्कार हुआ तो मानव की लाइफ साइकिल में वृद्धि हो गई। कैसे वृद्धि हुई? क्योंकि मानव भोजन पका के खाने लगा, और जब पका के खाएगा तो पाचन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, यही से मानव आग के आविष्कार से मानव शाकाहारी से मांसाहारी में परिवर्तित हुआ। अब देखते हैं सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। यह पैकिंग मैन के नाम से जाना गया, और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो बीजिंग से मिले। अर्थात होमो इरेक्टस में 2 प्रकार के मानव अस्तित्व में आए। पहले तो पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस, यह जावा में पाए गए, इसलिए जावा मैन कहा गया, और इसने अग्नि का आविष्कार किया। सिनेंथ्रोपस इरेक्टस या पैकिंग मैन, यह बीजिंग से इसके साक्ष्य मिलते हैं। समझते रहिए आप लोग। इसके बाद जो मानव आया वो आया निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव जो आज से लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व रहा करता था। और ये निएंडरथल मानव जो अस्तित्व में जो मिला हमें वो है निएंडरथल नदी की घाटी। निएंडरथल नदी की घाटी जर्मनी में है। जर्मनी में यह मानव हमें मिला, उसको कहा गया निएंडरथल। निएंडरथल मानव जर्मनी में मिला। अब इस मानव को सांस्कृतिक विकास का सूचक कहा गया। क्यों कहा गया सांस्कृतिक विकास का सूचक? क्योंकि निएंडरथल मानव पहला मानव था जिन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया और कब्र आदि बनानी शुरू की। कोई मर जाता था तो वो कब्र में दफनाया करते थे। उनको निएंडरथल मानव को सामूहिक विकास का सूचक कहा जाता है, अर्थात सांस्कृतिक विकास का सूचक कहा जाता है। निएंडरथल मानव के बाद आते हैं क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन जो मानव है वो 40,000 वर्ष पूर्व, आज से 40,000 वर्ष पूर्व रहा करते थे। क्रो-मैग्नन मानव को होमो सेपियंस से पहले की अवस्था कहा जाता है। होमो मतलब मैंने बताया ना, होमो जब जहां होमो लग जाए तो जस्ट पहले की अवस्था, होमो सेपियंस से पहले की अवस्था। और क्रो-मैग्नन के बाद जो मानव आया वो होमो सेपियंस आया, अर्थात आज से 30,000 वर्ष से। और उसके बाद इसको आधुनिक मानव कहा जाता है, अर्थात जो हम लोग हैं, हम लोग होमो सेपियंस हैं, आधुनिक मानव हैं। और हमें आधुनिक मानव कहा जाता है। और इसका काल जो है उच्च पुरा पाषाण काल है। अभी हम स्टोन एज पढ़ेंगे, वहां पर पाषाण काल को पढ़ेंगे। उच्च पुरा पाषाण काल है। ये तो
मानव के उद विकास की कहानी है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मानव के उद विकास की कहानी को आप लोग सिर्फ सुनिए। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वह आग का गोला था और पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। लगभग 100 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी हरी भरी पृथ्वी के रूप में तब्दील हुई, अर्थात पृथ्वी ठंडी हुई, और जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई, और जीवन हुआ एक कोष की जीव की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने आपको बताया कि सीनोजोइक एरा में मैमल्स स्तनधारी समूह आए, और स्तनधारी समूह जो थे उसमें से प्राइमेट्स में कुछ तब्दील हुए। प्राइमेट्स का अगला जो परिवर्तन होमिनोइड्स में बना, होमिनोइड्स एप था, और होमिनोइड्स 4 पैरों पर खड़ा होने वाला एप था, और उसका ब्रेन का साइज छोटा था। होमोनोइड्स का अगला डेवलपमेंट होमिनिड में होता है। होमिनिड 2 पैरों पर खड़ा होने वाला एप कहलाया, और यहीं से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस की एप की उत्पत्ति हुई, और जो रामापिथिकस ही आगे जाकर हमारा मतलब हम होमोसेपियंस में परिवर्तित हो पाए, ड्रायोपिथिकस नहीं हो पाए। रामापिथिकस में सबसे पहले जो अस्तित्व मिलते हैं पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट वैली, तंजानिया, इथोपिया में मिलते हैं, लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद जो अगला मानव डेवलपमेंट में जो अगला मानव हुआ ऑस्ट्रेलोपिथिकस हुआ, जो 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व, और इसे मानव का आदि पूर्वज कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बाद मानव के लक्षण कंटिन्यू चलते रहे। होमो हैबिलिस 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व हुए, और इनको द टूल मेकर कहा गया, औजार निर्माता कहा गया। यदि आपसे पूछा जाए औजार निर्माता कौन सा मानव था, तो होमो हैबिलिस था। इसके बाद होमो हाइडेलबर्गेंसिस आए, जो 18 लाख वर्ष पूर्व हुए, और ये हाइडलबर्ग जर्मनी में इसके अस्तित्व में है। उसके पश्चात होमो इरेक्टस 15 लाख वर्ष पूर्व आए। इसमें 2 प्रकार के मानव हुए, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, इनकी उत्पत्ति जावा से हुई, इसलिए इन्हें जावा मैन कहा जाता है, और इन्हीं के द्वारा अग्नि का आविष्कार किया गया। सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, इन्हें पैकिंग मैन कहा गया, इनकी जो साक्ष्य बीजिंग से मिले हैं। इसके पश्चात निएंडरथल मानव आया। यह निएंडरथल नदी की घाटी जर्मनी में मिले, और यह सांस्कृतिक विकास का सूचक था। क्यों था? क्योंकि यह घर और कब्र बनाता था। उसके पश्चात जो डेवलपमेंट है क्रो-मैग्नन का है, जो 40,000 वर्ष पूर्व हुए, और यह जो क्रो-मैग्नन है होमोसेपियंस से जस्ट पहले की अवस्था है। फिर उसके बाद आए हम लोग, होमोसेपियंस, लगभग 30,000 वर्ष पूर्व हमें आधुनिक मानव कहा गया, और हमारा संबंध उच्च पुरापाषाण काल से है। ये तो था कि मानव का उद्विकास कैसे कैसे हो रहा है। क्या मानव के उद्विकास के स्रोत भारत में मिले हैं? अब भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि किस किस मानव के हमें यहाँ पर स्रोत मिले हैं। देखिए, मैंने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। भारत में मानव प्रजातियां, समय, क्षेत्र और विशेष। चलिए, 22 से 25 लाख वर्ष पूर्व। देखिए, यहाँ पर बड़ा डिस्टरबेंस है। किसी किताब में दिया होगा 22 लाख वर्ष पूर्व, किसी किताब में दिया होगा 20 लाख वर्ष पूर्व। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर ने तो 22 से 25 लिखाया, ये तो सर ने गलत कहा। ये लगभग में समय चल रहा है। और जो भारत में जो क्षेत्र है वो है शिवालिक पहाड़ी, पोतवार पठार। पोतवार पठार कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है।
अभी ये बात ठीक है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, परंतु जो हम बता रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है पोतवार पठार। यहाँ पर मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं, पाषाण उपकरण मिले हैं और रामा पिथिकस और सेबा पिथिकस के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समय है 14 लाख वर्ष पूर्व। यहाँ 14 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व लिख लें, अर्थात 6 से 14 लाख वर्ष पूर्व, ऐसा कुछ कर लें आप लोग। 6 से 14 लाख वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं। महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी। बोरी जगह में पाषाण उपकरण मिले हैं। बोरी जगह में क्या मिले हैं? पाषाण उपकरण मिले हैं। और 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व एक जगह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक गांव है हथनौर। हथनौर गांव जो है वो सीहोर जिले में है, मध्य प्रदेश के। ये नर्मदा घाटी वाला एरिया है, नर्मदा वैली। यहाँ पर मानव की खोपड़ी मिली है। मानव की खोपड़ी मिली है, जिसे होमो इरेक्टस। हम पहले ये सोचते थे कि यह होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी है, परंतु अब हम समझते हैं प्रोटो होमो सेपियंस मानव की खोपड़ी है। पहले हम मानते थे कि यह खोपड़ी जो है होमो इरेक्टस मानव की थी, अर्थात जो 15 लाख वर्ष पूर्व जो मानव था उसकी थी, परंतु बाद में जो साक्ष्य मिले हैं हमें वो मिले हैं कि प्रोटो होमो सेपियंस मानव की है, अर्थात होमो सेपियंस मानव के जस्ट पहले का मानव प्रोटो होमो सेपियंस मानव की है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई भारत में मानव के जीवाश्म के सर्वप्रथम सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आप क्या टिक करेंगे? क्वेश्चन है भारत में मानव जीवाश्म का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिल रहा है। ऑप्शन होंगे आपके पास शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन होगा बोरी महाराष्ट्र, ऑप्शन होगा हथनौर ग्राम सीहोर, ऑप्शन होगा शिवालिक पहाड़ी और हथनौर ग्राम दोनों। क्या टिक करोगे? आप करेंगे शिवालिक पहाड़ी। लक्ष्मी मंडलोई ने ट्राइबल टैलेंट सर्च फाउंडेशन ने भी यही बताया है। भाई साहब क्यों करोगे? देखिए जो मानव का जो, अब देखिए इसमें एक कंफ्यूजन आप समझिए। जो शिवालिक पहाड़ी पोतवार पठार ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मैंने कहा भारत में कहाँ मिला है, क्योंकि अब यह पाकिस्तान में चला गया है, इसको समझते रहिए। वो मैंने लिख दिया है। अगर भारतीय महाद्वीप की बात हो जाए, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो शिवालिक पहाड़ी आ जाएगा। अब देखिए शिवालिक पहाड़ी जो पोटवार पठार ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। शिवालिक पहाड़ी का कुछ हिस्सा भारत में है, परंतु अधिकांश हिस्सा प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो शिवालिक पहाड़ी हो जाएगी या पोटवार पठार हो जाएगा, पाकिस्तान पंजाब प्रांत। भारत में यदि पूछा जाए तो आप अब किसे टिक करोगे? बोरी महाराष्ट्र को करोगे कि हथनौर ग्राम सीहोर को करोगे? बताओ भाई। मानव जीवाश्म के शारदा सुमन ने बोरी को बताया है। शारदा सुमन के साथ और कौन कौन है? लक्ष्मण जी बताओ। लक्ष्मी मंडलोई महाराष्ट्र को बता रही है। महाराष्ट्र मतलब बोरी महाराष्ट्र सर।
भाई आप बताओ मुझे, पाषाण उपकरण मिले हैं बोरी महाराष्ट्र से। पाषाण उपकरण का मतलब है कि यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि मानव का कोई जीवाश्म मिला हो। मैंने सीधा लिखा है, हथनोर ग्राम सीहोर में किसी का माइक खुला हुआ है, लक्ष्मण जी बंद करिए माइक। हथनोर ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में मानव खोपड़ी मिल रही है। और यह मानव खोपड़ी पहले यह समझी जाती थी होमो इरेक्टस की थी, परंतु अब प्रमाणित हुआ कि प्रोटो होमोसेपियंस की है। अब आप थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन को हल कीजिएगा। जो बोरी महाराष्ट्र में पाषाण उपकरण मिले हैं, उपकरण मतलब पत्थर के उपकरण होंगे, हड्डियों के उपकरण होंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पाषाण उपकरण कहाँ से मिल रहे हैं, तो आप बताओगे बोरी महाराष्ट्र से। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि मानव जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं, तो आप बताओगे हथनोर ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश। और आप सभी लोग हथनोर ग्राम जाना, सीहोर में कहाँ है देख के आना। अब मैंने लिखा ना भारत में मानव प्रजाति, आप इसको हेडलाइन उसको कर लो, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव प्रजाति। मैंने थोड़ा गलत बना दिया, इसको कर लो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव प्रजाति, अर्थात इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब आ जाएंगे। आज का जो लेक्चर है मैं यहीं तक करूंगा, क्योंकि प्राचीन भारत में हम एंट्री कर रहे हैं। प्राचीन भारत में जब हम एंट्री करते हैं तो ये मान के चलिए शुरुआती 2 या 3 लेक्चर टफ होंगे, थोड़ा समझने में देरी होती है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। अगर हम आज पाषाण युग भी पढ़ा देंगे तो मान के चलिए जो अभी तक आपने समझा है वो नहीं मतलब क्लियर कर पाओगे। अब मैं आज के जो लेक्चर है उस बेस पे मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, जिससे इन क्वेश्चन के कारण आप जो है ना लेक्चर्स को रिवाइज कर पाएंगे। और सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि असली इतिहास की शुरुआत कहां से होती है। ऑप्शन में भी आपको दे रहा हूं, पुरातात्विक स्रोत प्लस साहित्यिक स्रोत। बी ऑप्शन है कि ओनली पुरातात्विक स्रोत। सी ऑप्शन है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर पाए। डी ऑप्शन है नन ऑफ द ईच। बताइए। नहीं, ये लक्ष्मी मंडलोई तुमने सुना नहीं। असली इतिहास जो है उसकी शुरुआत जो होती है कि एक तो पुरातात्विक स्रोत भी हो, साहित्यिक स्रोत भी हो और दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हो, वहां से असली इतिहास शुरू होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक इतिहास की शुरुआत में कौन से साक्ष्य मिले हैं, प्री हिस्ट्री में कौन से साक्ष्य मिले हैं। ए पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक, सी पुरातात्विक और साहित्यिक, डी नन ऑफ द ईच। बताइए। हाँ, ओनली पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। यदि मैं पूछूं इंडस वैली सिविलाइजेशन किसका उदाहरण है, प्री हिस्ट्री का, प्रोटो। क्वेश्चन है प्रोटो हिस्ट्री का, प्रद्युमन गायकवाड़ ने बताया, सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रामायण और महाभारत जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं कि साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक, बहुत बढ़िया, साहित्यिक स्रोत, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे ही, और इस पूरा का पूरा समझ पर आधारित है। आप किताबों में कितना भी पढ़ लो समझ नहीं पाओगे। अब बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति मतलब मान लीजिए कि चलो एक रामा पिथिकस ही ले लें। रामा पिथिकस का जन्म
500 बीसी में हुआ और होमोसेपियंस का जन्म 500 एडी में हुआ, तो दोनों के बीच समय का कितना अंतर है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, रामापिथिकस का जन्म 500 बीसी में हुआ और होमोसेपियंस का जन्म 500 एडी में हुआ, दोनों के बीच समय का कितना अंतर है? ओ प्रकाश सिंह 1000 ईयर, 1000 कंचन नरेश 1000। बहुत बढ़िया। मतलब आपको बीसी और एडी में मुझे लगता है आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तब लगभग कितने समय पहले हुई पृथ्वी की उत्पत्ति? गुर सिंह 460 क्या वर्ष? 460 क्या है, वर्ष हैं कि महीने हैं, करोड़? बहुत बढ़िया। 460 ईयर हैं गुर सिंह जी, 460 करोड़ ईयर हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं 4000 करोड़ किसने लिखा? अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुई? $360 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। और सबसे पहला जीव जो अस्तित्व में आया वह कौन सा था? पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जो अस्तित्व में आया वो कौन सा था? एक कोष की बताइए, जो एक कोष की जीव बताया जा रहा है क्या वह सही बताया जा रहा है? यस। अगर मैं आपसे पूछ लूं, हालांकि ये तो ज्योग्राफी का सवाल है, पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि एक कोष की जीव के बाद किस जीव की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन दे रहा हूं, वर्टिब्रेट्स, फिश, दूसरा है फिश, तीसरा है एम्फीबियन, चौथा है रेप्टाइल। एक कोष की जीव के बाद किसकी उत्पत्ति हुई? तो ट्राइबल टैलेंट सर्च फाउंडेशन सही बोल रहे हैं, वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति हुई। एक कोष की जीव के बाद वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति, वर्टिब्रेट्स के बाद फिश आई, फिश के बाद एम्फीबियन आए, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल आए, और रेप्टाइल के बाद मैमल्स आए, और मैमल्स के से ही रामापिथिकस आया। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैमल्स की उत्पत्ति किस एरा में हुई तो आप बता पाएंगे? मैंने आपको बताया था एरा बटा है इपोक में, इपोक बटा है पीरियड में। मैमल्स की उत्पत्ति किस एरा में हुई? कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन दे देता हूं, पैलियोजोइक एरा, बी मेसोजोइक एरा, सी सीनोजोइक एरा, डी नियोजोइक एरा। सी, बहुत बढ़िया, सीनोजोइक एरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व वो दो कपियों के नाम बता पाएंगे? उन दो कपियों की कहानी ऐसी थी कि कोई भी होमोसेपियंस आधुनिक मानव में तब्दील हो सकता था, परंतु एक तब्दील हो पाया, दूसरा नहीं हो पाया। जो हो पाया उसका नाम क्या था, ये बताइए। अच्छा, दो कपियों के नाम आपने लिखे हैं। जो हो पाया रामापिथिकस, ठीक है, और जो नहीं हो पाया वो कौन था? ड्रायोमिथिकस, ठीक है, ड्रायोपिथिकस मान लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव का आदि पूर्वज कौन है तो इसका आंसर क्या होगा? भाई
कौन है आदि पूर्वज? जो किसी ने आंसर दिया था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। बहुत बढ़िया। यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मानव टूल मेकर मानव है, औजार निर्माता मानव है, जो औजारों का निर्माण कर रहा था सबसे पहले? होमो हैबिलिस। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी के साथ कोई और भी साथ में है कि ओम प्रकाश जी गलत बता रहे हैं? सही है, सही है, बहुत बढ़िया है, साथ में। अगर मैं पूछूं कि अग्नि का आविष्कार किस मानव ने किया? ऑप्शन दे देता हूं। पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, बी है सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, सी है होमो इरेक्टस, डी है क्रोमैग्नन। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस तो ठीक है, पर मैंने बताया था कि अगर पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस ना हो तब होमो इरेक्टस को टिक करिए। अगर मैं पूछूं आपसे कि सांस्कृतिक विकास का सूचक कौन था, जो घर बनाता था, कब्र बनाता था, कौन सा मानव था? ऑप्शन दे देता हूं। ए निएंडरथल, बी क्रोमैग्नन, सी होमोसेपियंस, डी होमो इरेक्टस। ए निएंडरथल। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं कि भारत में मानव के जीवाश्म कहां से मिलते हैं, भारत में मानव के जीवाश्म कहां से मिलते हैं, तो शायद अब तक तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। हथनौर शारदा सुमन ने लिखा है। कोई और भी शारदा सुमन के साथ है कि अकेले ही हैं शारदा सुमन? और यदि मैं आपसे पूछूं भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के जीवाश्म कहां से मिलते हैं, अगर क्वेश्चन यूं आ जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के जीवाश्म कहां से मिलते हैं, तो शारदा सुमन ने शिवालिक को बताया है, अर्थात शिवालिक सही है, मानव खोपड़ी वहां से मिलती है। बिल्कुल सही। चलिए, ये तो हो गया आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम जानबूझ के शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना तो आज हमें स्टोन एज भी था, परंतु हम नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि प्राचीन भारत के शुरुआत के 3 लेक्चर्स जो है, थोड़ा हमें समझ विकसित करना है। और समझ विकसित करने के बाद आप निश्चित मानिए हम एक दिन में एक लेक्चर को खत्म करेंगे। आज के लेक्चर के बेस पर किसी को कोई प्रॉब्लम यदि हुई हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो वो डिस्कस कर सकता है। कम से कम 15 लोग जुड़े हुए हैं। आज के लेक्चर के बेस पर किसी को कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। अपना हाथ को, मतलब हाथ का निशान से हमें पता चल जाएगा कि इनको समस्या है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं रही। लक्ष्मण जी। जी सर। आज आपको लेक्चर पूरा समझ में आया? यस सर। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ? मोटा मोटा बता दीजिए, कोई क्लियर नहीं कि आप छोटी छोटी चीजें बताओ कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। मेरा कहने का अर्थ है, अगर कुछ भूल भी जाओ तो कोई समस्या नहीं है। इससे क्या है, दिमाग में समझ में आती है बातें। यस सर। हाँ हाँ, बताइए। इतिहास के 3 स्रोत है।
जी। उसमें पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और हिस्ट्री, ऐसे 3 काल है। ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़े थे पृथ्वी की उत्पत्ति, लगभग 460 करोड़ साल पहले की पृथ्वी की उत्पत्ति है। पहले वो आग का गोला था और उसके लगभग 100 करोड़ साल बाद में उसमें जीव निर्माण हुआ, यानी कि लगभग 360 करोड़ वर्ष पहले। हाँ, उसके बाद जीव की निर्मिति लगभग साल तो याद नहीं, उसके बाद हाँ कोई बात नहीं। पहला एक कोशीय जीव निर्मित हुआ, उसके बाद ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। मैमल्स की उत्पत्ति सिनोज़ोइकेरा में होती है, वहीं रामापिथिकस होता है। मैमल्स के बाद प्राइमेट बनते हैं, होमोनॉइड्स बनते हैं, होमोनिड बनते हैं। होमोनॉइड्स और होमोनिड में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 4 पैरों वाला कौन होता है और 2 पैरों वाला कौन होता है? कोई बात नहीं। होमिनोइड्स एफ होता है, वो 4 पैरों वाला होता है। होमोनिड 2 पैरों पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जिससे मैं कहूँ उसका माइक खोलिएगा। दिनेश सिंह राठौर का माइक खोलिएगा। देखिए, आप लोग लेफ्ट मत होइएगा, क्योंकि लेफ्ट होते हैं आप लोग इस समय में तो बहुत सी चीजें आप चूक जाते हैं। ये जो सेशन होता है कि जानकारी लेने का, इससे आप लेफ्ट मत होइए। अगर बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, अगली बार बनेगा। दिनेश सिंह राठौर को अनम्यूट कीजिए। दिनेश सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिनेश सिंह जी सर, आवाज तो आ रही सर, पर मैं थोड़ा, मेरी तबीयत खराब है सर आज, इसलिए मैं। तबीयत खराब है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, अब आप। हेलो सर। हाँ हाँ, कौन? जी सर, मेरा दोस्त आज नया जुड़ा है, समाधान पावर हाउस से बात कर लीजिए सर। हाँ हाँ, बताइए कौन है, क्या नाम है? समाधान पावर हाउस। लक्ष्मण जी करिए, इनको अनम्यूट करें। अनम्यूट है सर। समाधान जी। यस सर, बोलिए। पहले तो आपका नाम बहुत बढ़िया है, समाधान, अच्छा नाम है। अभी 11वीं में है सर जी। काय में है? 11वीं 11th मात्र 11th क्लास में हो? जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो मैंने पढ़ाया था बीसी और एडी, बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बीसी का? जी सॉरी सर, भूल गया सर। कोई बात नहीं। बीसी नेगेटिव स्केल पे आएगा कि पॉजिटिव स्केल पे, ये बताइए। पॉजिटिव से। पॉजिटिव पे नहीं आएगा, बीसी नेगेटिव पे आएगा, पॉजिटिव पे तो एडी आएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी हम जब हमें ध्यान रहता है, परंतु जब हम क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं तो गलत हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि अगर हम पे नहीं बना तो यार क्यों नहीं बना। देखिए, प्रश्न पूछना बहुत आसान होता है, जवाब देना बहुत टफ होता है। मैं समझता हूँ कोई यदि मुझसे पूछ ले तो मुझे भी लगेगा यार क्या क्वेश्चन आ गया। अच्छा, आप बताइए, मानव जीवाश्म के भारत में अस्तित्व कहाँ से मिलते हैं? कोई बात नहीं, आपने हथनोर ग्राम सीहोर का नाम सुना है? वहां से मानव जीवाश्म के अस्तित्व मिलते हैं। और आप अभी 11th में हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी स्टडी जारी रखिए।
आज नहीं आपको कल सफलता जरूर मिलेगी। Yes. आप बिल्कुल भी वो मत होइए, नहीं बना कोई बात नहीं, भविष्य sir. में बनेगा, हम करेंगे। लक्ष्मण जी, कंचन जी को अनम्यूट कीजिए आप। हेलो कंचन जी कैसी हैं आप? जी सर, अच्छे। आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं, वेरी गुड। आप किस क्लास में हैं? जी सर, बीकॉम 3rd ईयर हो गया है मेरा। मतलब आपकी बीकॉम हो गई, डिग्री हो गई, बहुत अच्छी बात है। आज का लेक्चर आपको समझ में आया? जी सर। आपको जो चीज समझ में आई, मतलब कोई भी चीज, उसमें से 2-4 चीजें हमें बताइए कि सर हमने ये पढ़ा, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और नहीं बनती तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। बीसी वगैरह, बीसी एडी वगैरह वाला समझ में आ गया था। ऑलमोस्ट आधा समझ में आया, आधा नहीं आया। अच्छा, BCAD वाला आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका, मान लीजिए, मान के चलते हैं कि आपका जन्म 5 BC में हुआ है, जी। ठीक है, 5 BC, और वर्तमान में 2021 चल रहा है, तो दोनों में कितना अंतर हो गया समय का? जी सर, रिपीट कीजिए एक बार। मैं क्वेश्चन है, आपका जो जन्म है 5 BC में हुआ है, जी। ठीक है, और वर्तमान जो समय है 2021 है, आज 2021 चल रहा है ना, तो अंतर कितना हुआ? आपको 5 BC से आप बढ़ेंगे तो 5 वर्ष तो 0 पे हो जाएंगे, और हाँ। 0 से 2021 तक जो होंगे, तो वर्तमान में आप कितने साल की हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे 2021 चल रहा है ना आज, हाँ। ये जो 2021 की जो गणना हुई है 0, 1, 2, 3 AD से हुई है। हाँ। वर्तमान में 2021 AD चल रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ 5 BC की, तो 2021 में कितना और जोड़ेंगे कि सही एज आ जाएगी? 2, 6, 20, इसमें 5, 26। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यानी 2026 वर्ष हो जाएंगे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाए, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, आपको इसका पता रहे। अच्छा, ये बताइए कि जो मैं बात करूं कि यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं। जी सर। ऑप्शन दे रहा हूं, शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन बी है बोरी महाराष्ट्र, तीसरा है सी ऑप्शन है हथनौर सीहोर। शिवालिक पहाड़ी सर। बहुत बढ़िया, शिवालिक। और यदि यही क्वेश्चन यूं आ जाए कि भारत में मानव के जीवाश्म कहाँ से मिलते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा? ऑप्शन है हथनौर। शिवालिक पहाड़, हथनौर। बहुत बढ़िया। हथनौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में? प्रदेश में सर। मध्य प्रदेश में। बहुत ही अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में है। हम जो हैं कौन से मानव हैं? ऑप्शन है आपके पास, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, दूसरा सी निएंडरथल, या डी होमो सेपियंस।
डी सर, होमोसेपियंस। बहुत बहुत बढ़िया, होमोसेपियंस। इसका अर्थ ये है कि आपने लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुना और आपने सारे जवाब बड़े अच्छे से दिए और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद आपको। जी लक्ष्मण जी। हेलो, यस हाँ सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? गुरसिंह पावरा बोल रहा हूँ। हाँ भूर सिंह जी, बताओ तुम क्या बताना चाहते हो, वो बताओ। तुमने इस लेक्चर से आज क्या क्या समझा, बताओ। मैंने तो पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति से मानव अब तक कैसे उत्क्रांति हुई हाँ, वो बहुत सीखा। बढ़िया। अच्छा अच्छा, पृथ्वी की उत्पत्ति से मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, आपने ये सब सीख लिया। ठीक है। जी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, जब उत्पत्ति हुई थी उस समय जीवन था पृथ्वी पर? नहीं सर जी, क्यों नहीं था, कारण? क्योंकि वो आग का गोला था सर जी तब। अच्छा, इसलिए नहीं था। जी। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, हरी भरी हो गई पृथ्वी, तो कौन सा जीव अस्तित्व में आया? एक कोश एक कोष की, एक कोष की के जस्ट बाद कौन सा जीव अस्तित्व में आया? हालांकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, परंतु आपको पढ़ना तो ज्योग्राफी भी है। हाँ सर जी, वो ऑप्शन अच्छा अच्छा, चलो। वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। किसको टिक करोगे? ये वाला। वर्टिब्रेट्स, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, मैमल्स की उत्पत्ति किस एरा में हुई है? शेरो क्या था? हाँ, बहुत बढ़िया, सीनोजोइक एरा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मानव का एक प्रतिद्वंदी कौन था जो होमो सेपियंस नहीं बन पाया, आधुनिक मानव नहीं बन पाया? एक प्रतिद्वंदी था, रामापिथिकस, जो शुरुआत में चल रहा था, उन एक प्रतिद्वंदी था, उसका नाम क्या था? डायाप्रेथिकस, क्या नाम था? हाँ, बस यही नाम था, डायोपिथिकस। अच्छा, ये बताइए कि सांस्कृतिक विकास का सूचक कौन सा मानव था? ऑप्शन सर जी। निएंडरथल मानव, होमो इरेक्टस मानव, क्रो-मैग्नन मानव, होमो सेपियंस मानव? ये वाला निएंडरथल मानव। अच्छा, ये बताओ, बोरी महाराष्ट्र, क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र से हैं, तो बोरी महाराष्ट्र में किस चीज के अवशेष मिले हैं? मानव की खोपड़ी। गलत गलत। बोरी महाराष्ट्र से मानव खोपड़ी नहीं मिली। जी सर जी, पाषाण क्या बोलते? हाँ, पाषाण उपकरण, सही बोलते हैं। वो एमपी में भी ली थी खोपड़ी। हाँ, वो एमपी में मिली थी, सीहोर में, महाराष्ट्र में नहीं मिली। चलिए, किसी और व्यक्ति का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है, अन्यथा हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बाकी लक्ष्मी है? क्या चीज? हाँ हाँ, हेलो बोलो बोलो। सर जी, हाँ हाँ, भूर सिंह बोलो। वो और मैमल है ना सर जी, हाँ मैंने हाँ, मैमल्स को क्या हुआ? फिश भी आती ना। हाँ, बोलते जाओ। हाँ फिश में देखिए, रीढ़ की हड्डी आती ना सर जी, हाँ वैसे ही अगर फिश में कांटे अगर नहीं आते तो हमारी उत्क्रांति हो सकती क्या, या ज्यादा ब्रश लग सकते थे, ज्यादा टाइम लग सकता था? यार, ये वाला जो आंसर जो देंगे वो या तो ज्योग्राफी वाले अच्छे से समझ पाएंगे या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा जो था बताने का, कि सिर्फ यह बताने का था कि क्रमिक विकास, कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, और मुख्य उद्देश्य था मानव की उत्पत्ति। जो आपका जो क्वेश्चन है वो साइंस वाला बता पाएगा या ज्योग्राफी वाला, इस पर मेरा कुछ ज्यादा शोध नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, लक्ष्मी जी को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। लक्ष्मी जी नमस्कार। आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया? जी सर, आया। कोई बात नहीं,
ये चूंकि जो लेक्चर है ना लेकिन ये कुछ आंसर में गलत दे रही थी इसलिए मुझे लग रहा है। हाँ, बाकी समझ में तो आया नहीं सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आंसर क्या होता है कि अपन एक तो जल्दबाजी में हो सकता है गलत हो जाते हूँ, या फिर थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हूँ। अगर अपन गहन चिंतन मनन करें तो सरल आंसर है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये लेक्चर समझ में आ गया, बीसी और एडी में अंतर समझ में आया आपको? जी सर। और इतिहास का जो स्रोत के आधार पर जो 3 भागों में अंतर है, अगर पूछा जाए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत मिल रहे हैं पर साहित्यिक स्रोत पढ़े नहीं जा रहे, उस काल को क्या कहा जाएगा? सर इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं, साहित्यिक स्रोत नहीं मिल रहे हैं, उस काल को क्या कहा जाएगा? सर इसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। बहुत बढ़िया। रामायण और महाभारत कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं, क्या सही बात है? नहीं सर ये गलत है, ये साहित्यिक स्रोत है सर। तो इनका पुरातात्विक स्रोत से वेरीफाई क्यों नहीं हो पा रहा? सर ये नहीं बन रहा है। इसलिए वेरीफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि ये लिखी गई बातें हैं, और लिखी गई बातें पुरातात्विक जब खुदाई हो रही है तो वहां से क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस कारण से ये चीजें वेरीफाई नहीं हो पा रही हैं। तो कहने का सिर्फ अर्थ इतना है, अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख दे और यदि लिखने के साथ उसका वेरीफाई पुरातात्विक स्रोत से नहीं हो रहा है तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई तो आप बता देंगे 460 करोड़ वर्ष पूर्व। 460 करोड़ वर्ष पूर्व। यदि आपसे पूछ लिया जाए 4 पैरों पर चलने वाले कपि को क्या कहा जाता था और 2 पैरों पर चलने वाले कपि को क्या कहा गया, तो हो सकता है अभी ध्यान नहीं आ रहा हो, पर बाद में एक बार रिवाइज करके आप लोग बता दो। ठीक है, पढ़ाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जब हम मानव का अस्तित्व को समझ लेंगे तो आगे पाषाण युग स्टोन एज का जो चैप्टर है वो समझना आसान होगा। जी सर। ठीक है, ओके। लक्ष्मण जी समाप्त करें? यस सर। और नेक्स्ट लेक्चर सर सैटरडे? नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को ही होगा। ठीक है, और अपन स्टोन एज को करेंगे और पीपीटी तो पहुंच ही गई है, और इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर उठाएंगे। ठीक है, हाँ। चलो। और टाइम बढ़ाए सर और नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा? हाँ, टाइम बढ़ा सकते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि अगला लेक्चर और उसके बाद काम पाषाणिक संस्कृति वाला लेक्चर थोड़ा टाइम कम करेंगे, और उसके बाद हम एक लेक्चर एक दिन में ही खत्म करेंगे। क्योंकि ये चीजें क्या समझने की हैं और रिवाइज करने की हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो फिर और आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you.